हेलो एवरीवन। 2007 से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कितना बड़ा था? हमें क्या लगता है कितना बड़ा था? 2007 से 2009 का फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा था कि इससे ग्रेट डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता था। यूएस की S&P 500 48% डिप हो गई थी। यूएस की स्टॉक मार्केट से $8 ट्रिलियन साफ हो गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आजकल 3-4% है यूएस में, ये 10% टच कर गया था। हमारी इंडिया के स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 20,000 से 9,000 आ गया था। हजारों लोगों ने अपनी जॉब्स खोई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, रिटेल सेक्टर सब कुछ इंपैक्ट हुआ था। 70% ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमी इंपैक्टेड हार्ड, वेरी हार्ड। अब हमें यह समझना है कि ये जो इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ये क्यों हुआ था? इस फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था इसके पीछे? इस फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने से पहले इसके बेसिक्स में हमें जाना पड़ेगा। हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि मॉर्टगेज क्या होती है। जैसे हम मॉर्टगेज या होम लोन, ये क्या होता है? जब किसी को घर खरीदना होता है और उसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो वो बैंक का दरवाजा खटखटाता है। बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट पे पैसे देता है और बैंक को क्या मिलता है? पेपर, उस घर का, उस जमीन का एक कागज, जिसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। बैंक इस मॉर्टगेज के बदले एक इंडिविजुअल को पैसे देते हैं, जिस पैसे से वो इंडिविजुअल अपना घर खरीदता है। क्लियर? हर महीने जिसने लोन लिया है वो ईएमआई पे करता है। ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अगर वो इंडिविजुअल अपना लोन टाइम पे नहीं दे पाता, उसको हम कहते हैं होम लोन या मॉर्टगेज डिफॉल्ट। अब यूएस में ये मॉर्टगेजेस एक बैंक दूसरे बैंक को बेच सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लोन लिया, मैंने एक मॉर्टगेज ली एक बैंक से। ये हो सकता है बैंक ए बैंक बी को बेचे, बैंक बी बैंक सी को बेचे। अल्टीमेटली मॉर्टगेज भी बिकती हैं यूएस के अंदर। नाउ अब ये कहानी शुरू होती है अर्ली 2000 से। वहां पे जितने भी हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, दे आर लुकिंग फॉर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल बॉन्ड जहां पे रिस्क कम हो और इंटरेस्ट मेरा हाई हो। राइट, मेरा रिटर्न हाई हो लेकिन मेरा रिस्क बहुत कम हो, बहुत लो रिस्क हो मेरा। अब आइडिया ये था कि यार यूएस की जो हाउसिंग मार्केट है ये कभी भी क्रैश नहीं हुई। ये बड़ी रॉक सॉलिड मार्केट मानी जाती है और ये बड़ा ही फेमस नोशन है, हु डजंट पे देयर मॉर्टगेजेस। हर कोई अपना होम लोन की ईएमआई पे करता है, कौन पे नहीं करता? अब इन्वेस्टर्स गए बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। अब इन्वेस्टर्स ने सोचा कि यार क्यों ना ये जो लोन है, ये जो मॉर्टगेज है, ये हम ले लें और इसका फायदा भी हमें मिले। बट इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं था एक एक मॉर्टगेज, इंडिविजुअल मॉर्टगेज पर्सन के पास जाना। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रोल आता है हमारा बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, जितने भी हजारों लाखों मॉर्टगेजेस थी, इनको कंबाइन किया, एक बॉक्स किया, एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट के शेयर्स इन्होंने इन्वेस्टर्स को बेचने शुरू करे। अब खुद देखिए ये कितना बढ़िया प्रपोजिशन है। ईएमआई में इंटरेस्ट आ रहा है और भाई साहब उस इंटरेस्ट का रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। अगर वो ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते, अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करते, दे आर गेटिंग लाइक 2%, 3%, बट ऑल ऑफ सडन दे आर गेटिंग 6% रिटर्न। एवरीवन लव्स दैट। एंड बेस्ट पार्ट, इसमें रिस्क भी बहुत कम था। तो यस, इट वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम। ये जो प्रोडक्ट था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस प्रोडक्ट का नाम रखा मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज और एमबीएस। अब सिंस डिमांड हाई हो गई, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, दे नीड मोर एंड मोर मॉर्टगेजेस टू मेक मोर एंड मोर ऑफ दीज सिक्योरिटीज सो दैट दे कैन सेल दीज टू द इन्वेस्टर्स एंड अर्न मोर मनी। सो अल्टीमेटली आप देखिए, डिमांड फॉर मॉर्टगेजेस गो अप। व्हेन डिमांड फॉर मॉर्टगेजेस गो अप, इट मींस डिमांड फॉर हाउसेस गो अप, राइट? जब डिमांड फॉर हाउसेस गो अप, इट मींस more and more people are taking more and more mortgages and more houses are being sell in the market. अब बात ये आती है बीइंग अ इन्वेस्टर, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की गारंटी भी चाहिए, बट उनको ये भी देखना होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितना रेटेड है। यहाँ पे रोल आता है रेटिंग एजेंसीज का। एंड रेटिंग एजेंसीज ने इनको AAA रेट किया था। अब पॉइंट आता है कि AAA रेट क्यों किया था? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मॉर्टगेज के प्रोडक्ट्स या मॉर्टगेजेस कभी फेल नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द पीपल पे देयर ईएमआई। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल पे द ईएमआई फॉर देयर होम। ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ डिफॉल्ट। इट नेवर हैपेंस। हिस्टोरिकली यूएस में कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए ये जो एमबीएस थे, जो मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज थी, दे आर AAA रेटेड। अब वापस आते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब इन्वेस्टर्स आर गेटिंग रिटर्न ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस एंड दे आर वेरी हैप्पी। अब इन्वेस्टर्स ने सोचा कि यार लेट्स बाय मोर बॉन्ड्स। इससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ा टू क्रिएट मोर सिक्योरिटीज, मोर एमबीएस। जब इतना प्रेशर पड़ा इतने छोटे वक्त में, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी लोन देने की, उनको लूज करा गया। अब जब वो लूज करा गया तो ऐसे लोगों को भी लोन मिला जो उस लोन के हकदार नहीं थे, जो उस लोन की ईएमआई नहीं पे कर सकते थे। ऐसे भी लोगों को लोन मिला था। अब यहाँ पे मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी से हम आते हैं सब
प्राइम मॉर्गेजेस पर। इसका मतलब जो मॉर्गेजेस हल्की सी नीचे, हल्की सी रिस्की हैं, राइट? उन्होंने उन लोगों को भी लोन देना शुरू कर दिया जिनका सोर्स ऑफ इनकम, जिनकी अर्निंग जो है ईएमआई से भी कम थी। ऐसे भी लोगों को लोन मिला। ऐसे भी लोगों को रिस्की लोन दिया गया उस टाइम, जो अंडर एनी सर्कमस्टांस उस लोन को रीपे नहीं कर सकते। दे आर बाउंड टू फेल, राइट? नाउ सिंस ये जो सब प्राइम मॉर्गेजेस थी एकदम ब्रांड न्यू थी, और अगेन मॉर्गेजेस थी, होम के पीछे बेसिस थी, तो रेटिंग एजेंसीज ने इनको भी ट्रिपल ए रेट किया। तो इन्वेस्टर्स थे, दे फील लाइक ये भी उतने ही सेफ है, एंड दे कीप पोरिंग मोर एंड मोर मनी। ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में आया। जब मार्केट में इतना पैसा आया तो घरों की डिमांड, घरों के प्राइसेस फॉर होम स्टार्ट शूटिंग अप स्लोली 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 स्लोली, एंड एवरीवन इज लाइक पार्ट ऑफ द पार्टी। हर कोई एंजॉय कर रहा था। अब एक बबल बन रहा था, राइट? बबल बन रहा था, बबल बनेगा अभी, देखिए। अब इसी टाइम पे, एग्जैक्ट इसी टाइम पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करा गया, CDO। इसकी फुल फॉर्म होती है कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। CDO जो होते हैं, जैसे हमारा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज MBS था, उसके अंदर खाली घर की मॉर्गेजेस थी। CDO के अंदर घर का भी था, क्रेडिट कार्ड के डेट भी थे, कार का लोन भी था। इट इज बेसिकली कंसीडर, एक हमारे पास बॉक्स है, उसके अंदर ये सारे लोन्स भरे हुए हैं। अब इसके ट्रांचेस अलग अलग इन्वेस्टर्स को बेचे जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर का ट्रांच है वो सबसे सेफ है, मे बी उसके अंदर घर का लोन हो, वो सबसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को सेल करा गया, उसका रिटर्न भी कम था। जो सबसे नीचे के ट्रांचेस थे वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को बेचा गया, जिनको ज्यादा रिटर्न चाहिए था, बट अगेन वो रिस्कियर थे। जब भी कोई बंदा अपना लोन पे करता था तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर के ट्रांच है उसको अपने पैसे वापस मिलते थे। अब बहुत सारे CDOs के अंदर बेहद रिस्की लोन्स थे और ये किसी को भी नहीं पता था। एंड फर्स्ट पार्ट इज दैट दे आर ट्रिपल ए रेटेड, राइट? तो किसी को भी नहीं पता था वो क्या रहा है। स्टुपिडिटी यहीं पे नहीं रुकती, ये स्टुपिडिटी एक कदम और आगे जाती है और एक प्रोडक्ट लॉन्च करा जाता है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक CDO। सिंथेटिक CDO के अंदर कोई लोन था ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोन के इंश्योरेंस थे। इसका मतलब एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अपना एक प्रोडक्ट बनाती है जिसके अंदर वो इंश्योरेंस की बेट रखती है कि ओनर अपने घर की EMI पे करेगा। अगर वो EMI पे नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी EMI पे करेगी, राइट? अब बबल बनना शुरू हो जाता, और बबल छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बबल होता है। जो सिंथेटिक CDOs होते हैं दे आर फिल्ड विद स्वैप्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो नटशल में अगर देखा जाए तो सिंथेटिक CDO कुछ भी नहीं है। सिंथेटिक CDO इज जस्ट अ bet from between insurance company and the home loan owner who will pay. अगर home loan owner पे करता है that's fine, अगर वो पे नहीं करता, डिफॉल्ट करता है, तो इट्स इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको हम कहते हैं स्वैप। फाइनेंशियल क्राइसिस के एंड में इन स्वैप्स की वैल्यू और डिमांड पे इंतहा ऊपर चले गए थे। एवरीवन इन द स्ट्रीट वांट स्वैप्स। नाउ स्लोली वेरी स्लोली जब EMIs आगे बढ़ती रही, एज टाइम प्रोग्रेसेस, एज एक्सपेक्टेड, पीपल स्टार्ट डिफॉल्टिंग ऑन देयर लोन। जैसे ही लोगों ने लोन डिफॉल्ट करने शुरू करे, वो जो घर थे उनके दे आर एक्चुअली एक्वायर्ड बाय द बैंक, और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा घर आगे बिकने के लिए। यहाँ पे कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स का डिमांड और सप्लाई। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा घर आ गए, जब मार्केट में वो घर आ गए ज्यादा, तो घर के प्राइसेस कम होने लगे। अब कई लोगों ने रियलाइज किया कि जितना उन्होंने लोन ले रखा है उनकी घर की कीमत उससे भी नीचे चली गई है, विच इज अगेन अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। इससे मार्केट में और ज्यादा स्टेगनेंसी इंक्रीज हो गई और इसकी वजह से क्राइसिस और ज्यादा ट्रिगर हो गया। एट दिस पॉइंट टाइम बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इन लोगों ने सब प्राइम मॉर्गेजेस खरीदने बंद कर दिए। अब जो लेंडर्स बीच में फंस गए थे, जिन्होंने पैसा ले रखा था उससे, उनके पास खराब लोन रह गए। दे एंड अप हैविंग बैड लोन्स। नाउ ये जो बड़े बड़े लेंडर्स थे दे स्टार्ट गेटिंग बैंकरप्ट। बट द बिगेस्ट एलिफेंट इन रूम इज द इंश्योरेंस कंपनी। रिमेंबर द नेम AIG बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई थी, उसको US गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ा। AIG वो कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा स्वैप्स बैक कर रखे थे। अब जब मॉर्गेज नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली बात है कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, राइट? ये वो पॉइंट था जिसके बाद गवर्नमेंट्स को, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स को ये पता लग गया था कि कितना बड़ा क्रैश है, इससे कितना बड़ा क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है। 70% दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। US गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ा, बेइंतहा बैंकों कंपनियों को बेल आउट करना पड़ा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको छापने पड़े। बिलीव इट और नॉट, इस क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंस हम आज तक झेल रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ये बबल फिर बन रहा है? क्या इंडिया में है या US में बन रहा है? कहां पे बन रहा है? बबल तो है कहीं ना कहीं। क्या ये स्टॉक मार्केट है या रियल एस्टेट है? हमेशा याद रखिए, जब भी बबल बनेगा हमेशा ऐसा लगेगा एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स। एग्जैक्टली उसी टाइम पे डेटा की शरण में जाइए, डेटा को देखिए, डेटा क्या कह रहा है। टेक केयर, बाय बाय।